सालों पहले मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रामपुर नामक एक गांव में रहता था। वो हर काम बहुत सुस्ती से करता था और विरासत में मिली सारी संपत्ति बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। सुनिए, विरासत बेचकर कब तक कर छुटाओगे? हमारे बच्चे भी हैं और खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते या फिर अपना कोई व्यवसाय कर लीजिए। ऐसे ही संपत्ति बेचते रहोगे तो ये घर भी नहीं बचेगा। अरे अरे अरे, तुम भी अब मुझे उपदेश देने लग गई। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे किसी के नीचे काम करना पसंद बिल्कुल नहीं है? मुझे पता है अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करना है। मैं किसी भी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगा। आपको विरासत में इतनी सारी संपत्ति मिली थी, आप उस जमीन में खेती कर सकते थे, अपना कोई व्यापार कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आप कुछ कीजिए, मुझे परिवार की चिंता हो रही है। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस घर को कभी नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। मोहन को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है और पैसा कमाने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचने लगता है। और फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है। अगले दिन वो गांव के विभिन्न अमीर लोग और साहूकार के पास जाता है। अरे क्या बात है मोहन, इतनी तेज धूप में तुम मेरे पास आए हो? मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हो गया। मजाक बंद करो साहूकार, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। इसके अलावा मेरा तुम्हारे पास आने की कोई वजह नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है। तुम बिना किसी सौदे के घर से बाहर नहीं निकलते हो, क्योंकि तुम विरासत में मिली संपत्ति का सारा पैसा जो उड़ा देते हो। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो, मैं यहाँ सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा? और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चलो बताओ मुझे। मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश के रूप में तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। सच में? तुमने खेती करने की बजाय अपनी सारी जमीन बेच दी। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम शहर में व्यवसाय करोगे। जमीन बेचना ना बेचना मेरा फैसला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। मैं व्यापार करना चाहता हूँ और मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अच्छा, देखते हैं, लेकिन वो विचार क्या है मुझे भी तो बताओ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार तुम्हें बता दूं? अच्छा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? अगर तुम मुझे इस समय 10,000 रुपए दे देते हो तो मैं तुम्हें इस महीने के अंत में 40,000 रुपए लौटा दूंगा। क्या? तुम मुझे 40,000 वापस करोगे अगर मैं अभी तुम्हें 10,000 रुपए दूं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो मोहन? ये मेरे व्यवसाय का रहस्य है। वैसे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे ये पैसे कर्ज के रूप में दे दो, मैं तुम्हें ये पैसा वैसा का वैसा लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास तो ना नौकरी है ना कोई जमीन है। तुम मुझे उन पैसों को वापस लौटाने का क्या वादा कर सकते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम जानते हो मेरे पास मेरा घर है। तुम इन पैसों के लिए मेरा घर वादे के रूप में रख सकते हो और चाहो तो तुम एक समझौता भी लिख लो। मोहन के शब्दों ने हीरालाल को राहत दी, क्योंकि उसे पता था किराए के रूप में पैसे उधार देना, वो भी दस्तावेजों के साथ, उसके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं हर 100 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लूंगा और तुम्हें सारा ब्याज का भुगतान करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर लौटा दूंगा। ठीक है, ये रहे पैसे। हीरालाल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके मोहन को पैसे दे देता है। मोहन खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और फिर इसी तरह मोहन गांव के अलग अलग अमीर लोगों के पास जाता है और उनसे पैसा ले लेता है। दिन के अंत में वो अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी अर्पिता से जाकर कहता है, अर्पिता, तुम हमेशा मुझे आलसी होने के ताने मारती हो ना। अब देखो मेरे पास कितना पैसा है
अरे, इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आया? अरे कौन देगा मुझे इतना सारा पैसा? मैं ये सारे पैसे अपनी बुद्धिमानी और चतुरता के बल पर लाया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। मुझे सच सच बताओ कि तुमने क्या चाल चली है? मैंने गांव के सभी साहूकारों से बताया है कि मुझे व्यापार शुरू करने के लिए धन की जरूरत है, इसीलिए उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। आपने घर उन्हें वादे में दे दिया। हे भगवान! अरे नहीं नहीं, मैंने एक से नहीं 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं। समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया है। नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में 5 रुपए प्रति 100 रुपए से कारोबार करूंगा और 2 रुपए प्रति 100 पर ब्याज वापस कर दूंगा और हम 3 रुपए प्रति 100 का हिस्सा अपने पास रख लेंगे। कुछ समझ में आया तुम्हें? ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपको लगता है ये संभव है? आप इन सभी लोगों को ये पैसे कैसे लौटाओगे? अभी हमारे पास ये घर तो है, मुझे तो लगता है ये भी बिक जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे मत सिखाओ। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है करो। अगले दिन मोहन पड़ोस के गांव जाने के लिए निकल जाता है। वो एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वो एक ऋषि मुनि को देखता है। वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। बाहरी ऋषि के सामने एक सांप को देखता है और सांप को देखते ही ऋषि को सतर्क करने लगता है। आदरणीय ऋषि जी, कृपया आंखें खोलिए। ऐसा कहते हुए मोहन सांप को दूसरी दिशा में फेंक देता है। उसकी आवाज सुनकर ऋषि की आंख खुल जाती है और वो मोहन से कहते हैं, बालक, तुम कौन हो और तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? मेरा नाम मोहन है और मैं रामपुर में रहता हूँ। मैं यहाँ से अंबाला जा रहा हूँ अपने मित्र के पास। मैंने आपके पास एक सांप को देखा, इसलिए मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो आपको डस भी सकता था। मैंने आपकी जान बचाई है मुनिवर। वो देखिए वो सांप जो मैंने फेंका है। ये देखकर ऋषि मुनि उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं, बहुत अच्छे बालक, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा। मोहन कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद ऋषि से कहता है, ऋषि मुनि जी, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैंने जिस किसी से भी ये पैसा उधार लिया है, वरदान लेने के बाद मुझसे वो लोग पैसा वापस ना मांगे। इतनी जल्दबाजी मत करो, तुम 1-2 बार सोच लो फिर मांगो। मुनिवर, मैं नहीं चाहता कि मुझसे ये लोग पैसा वापस मांगे। अगर वो लोग मुझसे पैसा वापस नहीं मांगेंगे तो मैं आराम से अपना व्यवसाय कर पाऊंगा और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा, अपना घर भी बना पाऊंगा और खेती के लिए कुछ जमीन अपनी पत्नी के लिए और कुछ खाना भी खरीद पाऊंगा। जल्दी ही इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। तो मुनिवर, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। जिन लोगों से तुमने ये पैसा लिया है वो जब तक जीवित रहेंगे तुमसे ये पैसा कभी नहीं मांगेंगे। हे ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जिंदगी आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। प्रणाम ऋषि मुनि। ठीक है, बस अब तुम जा सकते हो। ऋषि से वरदान लेने के बाद मोहन काफी खुश था। फिर वो अपने दोस्त प्रताप से मिलने उसके घर जाता है। और मोहन, सब कैसा चल रहा है? बहुत समय हो गया तुमसे मिले। हाँ मित्र, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारे ही रह गए। मेरा परिवार बड़ा करने का कोई मन नहीं है। मेरे पिता मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरा मन सिर्फ व्यापार करने में लगता है और मैं वही करता हूँ। मैं गांव से भाग आया और यहाँ आराम से अपना व्यापार करता हूँ। मैं अपने कारोबार से बहुत खुश हूँ। तुम क्या कर रहे हो और यहाँ किस काम से आए हो? मुझे जमीन बेचकर कुछ पैसे मिले हैं और तुम तो जानते ही हो कि पैसे को अगर सही से निवेश ना किया जाए तो वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन पैसों को निवेश करने के लिए मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि तुम ये पैसे लो और 5 रुपए पर ब्याज पर ये पैसा देकर व्यापार करो।
और 1 रुपए ब्याज पर खुद रखो, बाकी 4 रुपए ब्याज मुझे दो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए मैं तैयार हूं और तुम जब चाहो ये पैसा वापस ले सकते हो। क्या ये ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, पर क्या तुम मुझे एक दस्तावेज पर लिख कर दोगे? अरे क्या यार मोहन, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, फिर तू इस पैसों को अपने पास ही रख, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो। अरे अरे ठीक है, तुम ये पैसे रखो और मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे पैसे ले जाऊंगा। ठीक है। इस तरह मोहन अपने सभी पैसे प्रताप को दे देता है और खुशी खुशी घर लौट आता है। घर आकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुम सारे पैसे उस बेवकूफ प्रताप को दे आए हो? मैं वैसे भी तुम्हारे दिमाग नहीं पढ़ सकती। हमें कम से कम ब्याज का पैसा तो मिल ही जाएगा, बाकी आप क्या करने वाले हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धिमान होने की जरूरत होती है। इसीलिए मुझे कभी भी आगे से ज्ञान देने की कोशिश मत करना। अच्छा बकवास बंद करो अब। मेहनत से बचने के लिए मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनानी बंद करो। अरे कहानी नहीं है प्रिय, बस तुम इंतजार करो, देखते ही देखते हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। और इस तरह मोहन अपने व्यापार करने के विचार से बहुत उत्साहित महसूस करता है और सोचता है ऋषि के वरदान के कारण कोई साहूकार उससे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा। इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं और एक दिन साहूकार का बेटा मोहन के पास आता है और उससे कहता है, सुन लो मोहन, तुमने 10 साल पहले मेरे पिता से 10,000 उधार लिए थे और तुमने उसका ब्याज भी नहीं चुकाया। तुम जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस लौटाओ। उसकी बात सुनकर मोहन सोचने लगता है कि साहूकार के बेटे को उसके कल के बारे में कैसे पता चला। वो ऋषि के वरदान के बारे में विचार करते हुए सोचता है और उससे पूछता है, क्या मैंने तुम्हारे पिता से पैसे कब उधार लिए? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो दिखाओ। मोहन ने साहूकार के बेटे को झांसा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार के बेटे ने मोहन को वो दस्तावेज दिखाए जो उसने कर्ज लेते हुए साहूकार को दिए थे। आप झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। साहूकार का बेटा मोहन को चेतावनी देते हुए वहां से चला जाता है। मोहन इस घटना से हैरान हो जाता है और उसके बाद सभी साहूकार के बेटे उसके घर आते हैं और उससे 1 हफ्ते के अंदर अपना सारा कर्जा वापस देने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर अर्पिता उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? आपने मेरी बात नहीं मानी ना? ये आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अब ये सारा पैसा और उसका ब्याज हमें एक साथ चुकाना पड़ेगा। अब हमें घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? हम अपने छोटे से बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हम क्या करें? मोहन, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वो अपनी पत्नी से कहता है, रुक जाओ, मैं प्रताप से अपना सारा पैसा वापस लूंगा जो मैंने उसे दिया था। मुझे उसका 4 गुना पैसा वापस मिलेगा, जिससे मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो तुरंत प्रताप के घर की ओर निकल जाता है। अंबाला पहुँच के वो देखता है कि प्रताप का घर बंद है। फिर भी उसके पड़ोसियों के पास जाता है और उनसे प्रताप के बारे में पूछता है। महोदया जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मुझे बता सकते हैं कि साहूकार प्रताप का घर कहाँ है? अरे क्या तुमने उसे पैसे उधार दिए हैं? हाँ बिल्कुल, पर वो है कहाँ? साहूकार से धंधे में मदद के लिए काफी लोग आए। प्रताप ने तुम जैसे लोगों से पैसे लिए और रातों रात गायब हो गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि आप उन लोगों में से एक हैं और मैं आप जैसे इतने लोगों को जवाब देता देता थक गया हूँ। ये सुनकर मोहन ऋषि मुनि पर बहुत क्रोधित होता है और वो वहाँ से सीधा ऋषि मुनि के पास जाता है। ऋषि अपनी आँख खोलते हैं
और मोहन की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं। आओ मोहन, तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। क्या कोई समस्या है? आपने मुझे वरदान दिया था, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कैसा धोखा दिया मोहन? मोहन पिछले 5 साल में सारी घटना का ब्यौरा ऋषि मुनि को देता है और गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाता है। उसकी बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं। प्रिय मोहन, कृपया याद करें, आपने मुझसे क्या कहा था? क्यों नहीं, मुझे सब याद है। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे ब्याज पर दिए हैं वो मुझसे कभी पैसे वापस ना मांगे। यही कारण है, वो साहूकार जब तक जीवित रहे उन्होंने तुमसे पैसे के लिए नहीं पूछा, तो तुम्हारा वरदान पूरा हो गया। लेकिन उस पैसों पर उनके वारिस का हक है, इसीलिए उन्होंने कर्ज वापस मांगा। इस तरह मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। ये बात मैं समझ गया, लेकिन मेरा मित्र जिस पर मैंने विश्वास किया उसने मुझे धोखा दिया। बताइए ऋषि, क्या ये उचित है? क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या ये न्याय की कमाई है? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते थे, इसीलिए अपने गांव के लोगों से पैसा जमा करके दोस्त को दे दिया। फलस्वरूप आपके दोस्त ने भी आपको इस तरह धोखा दिया। हमेशा याद रखें, अगर ये मेहनत की कमाई नहीं है तो कोई भी चीज आप अपने पास नहीं रख सकते। आप जो कुछ भी आसान तरीके से कमाते हैं वो हमारे पास नहीं रहता, लेकिन अगर ये बुद्धिमत्ता से कमाया जाता है तो ये हमारे पास हमेशा रहता है। समझ में आया मोहन? भगवान तुम्हारा भला करे मोहन। ऋषि की बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऋषि मोहन को अपने घर भेज देता है और उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में वो एक नया घर बनाता है और पूरा जीवन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है।